ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं कुछ पन्नों की कहानी है। ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं कुछ पन्नों की कहानी है। यहाँ का बाल योद्धा भी शेर की दात गिनता है। यहाँ का बाल योद्धा भी शेर की दात गिनता है। जहाँ के शौर्य से है दुनिया को शौर्य का सम्मान मिलता है। यही शिवा की भूमि है, यही मेरे राणा की धानी है, यही मेरे अंबेडकर की बयानी है, यही मेरे अशफाक और कलाम की कहानी है। यही माझी की दीवानी है, यही माझी की जवानी है, यही माझी की दीवानी है, यही माझी की दीवानी है। यही मेरे राम की कहानी है जिसकी दुनिया दीवानी है। यही मेरे राम की कहानी है जिसकी दुनिया दीवानी है। ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं कुछ पन्नों की कहानी है। ये सदियों पुरानी है, ये सदियों से पुरानी है। ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं कुछ पन्नों की कहानी है। स्वागत है हिंदुस्तान आपका। जीडी की जो मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं, 3 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आप लोग से मैंने 2 सवाल पूछा था इससे पहले वाले टॉपिक में। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है सही उत्तर। मैंने आपसे पूछा था नामीबिया और नाइजर की राजधानी। मैंने आपसे पूछा था नाइजीरिया और नाइवर की राजधानी। बहुत सारे बच्चों ने सही कमेंट किया है। हाँ, एक चीज़ें मैंने आपको गलत बता दिया था। गलत वो लेटर क्या था कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेटा हॉकी में 12 खिलाड़ी नहीं होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो वो त्रुटि था, ह्यूमन नेचर है, होना तय है, हो गया था। चलिए देखिए, आपने गलतियां बताई उसके लिए आपका आभार। देखिए, अभ्यास जीत की तो गारंटी नहीं देता, अभ्यास जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन जीत अभ्यास से ही मिलती है। जीत अभ्यास से ही मिलेगी, लेकिन अभ्यास जीत की गारंटी जरूर नहीं देता। अभ्यास करें आप। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्न में से सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? निम्न में से सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे। और विनोबा भावे। तो दोस्तों, सीमांत गांधी, अगर आप इस शब्द को सही से समझेंगे तो सीमांत गांधी से मतलब है सीमावर्ती देश। सीमावर्ती एक राज्य था जिसका नाम बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान में एक व्यक्ति रहा करते थे सरहद पर, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी के विचारों से प्रभावित थे। पेशावर में इनका जन्म हुआ था, खान अब्दुल गफ्फार खान जी का। सीमांत मतलब सीमा पर, मतलब सीमा पर, मतलब सीमा पर। इन्हीं सीमांत गांधी को कहा जाता था। किन्हें? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार को। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ ये वाला एरिया देखोगे भारत का, ये वाला एरिया, तो कुछ इस वाले एरिया में आपको मिलेगा पीओके, इस वाले एरिया में मिलेगा आपको पीओके, और ये पीओके वाला एरिया में इधर वाले एरिया आपको दिखाई देगी बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान में रहा करते थे। इसलिए इन्हें सीमांत गांधी या फिर सरहद गांधी या सरहदी गांधी, सरहदी गांधी, सरहदी गांधी, इन्हें सरहदी गांधी, इन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है या सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये जो शेख अब्दुल्ला हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ सेपरेट मूवमेंट छेड़ा था जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने कहा था कि भारत का अंग हो जम्मू कश्मीर, और ये भारत के अंग में शामिल हो जम्मू कश्मीर। शेख अब्दुल्ला, और ये जो शेख अब्दुल्ला हैं ये जम्मू कश्मीर के बनेंगे सीएम। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। जयप्रकाश नारायण कौन हैं? जयप्रकाश नारायण 1970 में दोस्तों, जब इंदिरा गांधी
को पूर्ण बहुमत मिला था और अपने चरम सीमा पर थी वो, तब जब उन्होंने इमरजेंसी लगाया था विपक्ष के नेताओं को लगातार जब वो गिरफ्तार कर रही थी, तो 1970 में इन्होंने विपक्ष के दल का नेतृत्व किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण जी ने विपक्ष के दल का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। ये लोकनायक हैं। इन्हें 1965 में, जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में दोस्तों, 1965 में क्या काम किया गया था भाइयों? इनको दिया गया था क्या? मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण जी को, तथा इनको मरणोपरांत 1988 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है जयप्रकाश नारायण जी को। सोशलिस्ट विचारधारा के ये व्यक्ति थे, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। वर्तमान में जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो इन्हीं के नाम पर है, जयप्रकाश नारायण के नाम पर है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक अस्पताल। और वर्तमान में जो पटना का हवाई अड्डा है वो जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही है। विनोबा भावे कौन है? तो विनोबा भावे के बारे में अगर आप जानते होंगे, पहले से इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, तो बेटा 1939 में जब चालू होगा द्वितीय विश्व युद्ध, जब 1939 में चालू होगा सेकंड वर्ल्ड वार, जब यहाँ चालू होगा सेकंड वर्ल्ड वार, तब क्या काम किया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा, इसमें जो भारत के वायसराय होंगे, ये वायसराय होंगे, भारत के जो वायसराय होंगे वो होंगे लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय जो होंगे ये होंगे लिनलिथगो। और लिनलिथगो क्या काम करेंगे? भारत को बिना कांग्रेस के समझौते के ये क्या काम करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लेंगे। और इसी के विरोध में पंडित नेहरू क्या काम करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। और जो प्रथम सत्याग्रही बनेंगे वो विनोबा भावे बनेंगे। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये कब चालू होगा? 1940 में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए क्या काम करेगी? 8 अगस्त 1940 को एक समझौता कर लेगी जो कहलाएगा अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कहलाएगा। और इसी अगस्त प्रस्ताव में तय कर दिया जाएगा क्या कि युद्ध के उपरांत भारतीयों को क्या दिया जाएगा? एक निर्वाचित संविधान सभा के लिए एक मिशन भारत भेजा जाएगा। और वही मिशन जो आएगा, जो मिशन भारत आएगा, उस मिशन की जो घोषणा होगी वो 11 मार्च को होगी और मिशन भारत पहुंचेगा 22 मार्च को। और इसी मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन नाम है। और इसी क्रिप्स मिशन को गांधी जी कहेंगे आउटडेटेड चेक। और इसी क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक कहकर बहिष्कार कर देगा। मुस्लिम लीग इसके सामने एक पृथक संविधान सभा की मांग करेगा। अतः इसको मिशन को क्या काम किया जाएगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस मिशन को दोनों लोग इस मिशन को अस्वीकार कर देंगे और क्रिप्स मिशन क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। और जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाएगा तब क्या काम किया जाएगा? महात्मा गांधी कहेंगे, एक नारा लिखेंगे यूसुफ मेहर अली, उस नारे का नाम होगा करो या मरो। लेकिन नारा कौन देंगे? महात्मा गांधी। और करो और मरो के नारों के साथ भारत में शुरू होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या शुरू हो जाएगा बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा? कह रहा सीमांत गांधी या सरहद गांधी, सरहद गांधी या सरहदी गांधी, सरहदी गांधी या फिर सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ज्योग्राफी से सवाल है, ज्योग्राफी से सवाल है बेटा। गर्म धाराओं से सवाल पूछा गया है। आपके जीडी में गर्म धाराएं दी हुई हैं। कह रहा भूगोल में गल्फ स्ट्रीम का क्या अर्थ है? भूगोल में गल्फ स्ट्रीम का क्या अर्थ है? तो बेटा अगर दोस्तों जो आप समझ पाए मित्रों, जो समझ लें आप, बस क्या काम करें, आप पढ़िए। अगर आपके जीवन में, आपके अगर सफलताओं में मेरा कोई योगदान रहे, आपके जीडी के पेपर में अगर मेरा कोई योगदान रहे, तो आप कमेंट कर बताइएगा कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको मिले। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे ज्योग्राफी भूगोल इकोनॉमी और हिस्ट्री पॉलिटी, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। जीडी के पेपर के बाद मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगा और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलिटी और इकोनॉमी। आपको 2 क्लासेस 2 सब्जेक्ट के लगातार मिलेंगे। यूपी पुलिस स्पेशल के लिए पढ़ाया जाएगा जीएस की कंप्लीट कोर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। साइंस पोर्शन को छोड़कर जीएस के कंप्लीट पोर्शन में आपको पढ़ाऊँगा आपके यूपीपी के लिए। देखिए अगला सवाल, कह रहा भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो बेटा अगर कभी आप दुनिया देखने का प्रयास करेंगे, जब कभी आप दुनिया देखेंगे, भूगोल को मैप पर देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको दुनिया कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहां कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, नॉर्थ अमेरिका, इसके नीचे आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका, यहां मिलेगा आपको अफ्रीका, इस वाले एरिया में मिलेगा आपको अफ्रीका, यहां कुछ मिलेगा आपको एशिया, और यहां मिलेगा आपको कुछ ऑस्ट्रेलिया, और इस वाले एरिया में मिलेगा आपको अंटार्कटिका। यहां से एक रेखा गुजरेगी जिसका नाम होगा कर्क रेखा, यहां से एक रेखा गुजरेगी जिसका नाम होगा भूमध्य रेखा, और यहां से एक रेखा गुजरेगी जिसका नाम होगा मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तर ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 23.5 डिग्री दक्षिण क्या है दोस्तों? ये 23.5 डिग्री दक्षिण क्या है? मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण क्या है? ये मकर रेखा है। अब ये वाला जो आप एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया इधर मिलेगा, ये भूमध्य के ऊपर वाला एरिया मिलेगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसके नीचे वाला एरिया मिलेगा आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो गर्म धाराएं उठती हैं, इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो गर्म जलधाराएं उठती हैं, इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है क्या? एक उष्णकटिबंधीय धारा महासागरीय क्या है? धारा है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या करती है? चलती है। आपके जीडी में, आपके वनडे एग्जामों में एक गर्म जलधारा से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप गर्म धाराओं पर कुछ गर्म धाराओं के नाम ठीक से देखें और इनको क्या काम करें, इनको बिल्कुल ऐसे रटने का प्रयास करें, इनको याद करने का प्रयास करें। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको तो इनको बना के दिखाऊंगा, इनका तर्क बताऊंगा। अभी वो समय नहीं है आपके पेपर के लिए, तो अभी आप क्योंकि स्टैटिक जीके की तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा उत्तरी विषुवत जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा ये कहाँ चलती है? ये प्रशांत महासागर में चलती है। कैसी जलधारा है? ये गर्म है। ये कैसी है? ये गर्म है। विषुवत रेखा से जो धाराएं चलेंगी, विषुवत रेखा के एरिया से बेटा जो धाराएं चलेंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी, क्योंकि
क्योंकि वहां सूर्य की किरणें सामान्यतः क्या पड़ती हैं, सीधा पड़ती हैं। तो जब विषुवत रेखा से जो धाराएं चलेंगी इस वाले एरिया से, ये 23.5 डिग्री कर्क, ये 23.5 डिग्री मकर, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये वाला एरिया यहाँ मिलेगा आपको प्रशांत महासागर, इस वाले एरिया में आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। क्यूरेशियो जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा प्रशांत महासागर में चलती है। क्यूरेशियो जलधारा प्रशांत महासागर में चलती है। कैसी है, गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह ये भी कहाँ चलती है, प्रशांत महासागर में। कैसी जलधाराएं हैं, गर्म। देखिए प्रशांत महासागर की अधिकतर धाराएं आपको गर्म दिखाई देंगी। अलास्का, अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर में चलेगी, क्या होगी, गर्म। नॉर्थ अमेरिका में अलास्का स्थित है। अलास्का पहले रूस का पार्ट था, अमेरिका ने इसे खरीद लिया। तो अल नीनो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जलधारा। कह रहा अल नीनो कैसी जलधारा है। इससे पहले वाले सेट बेटा जो मैंने कराया था आपको, उसमें बहुत ठीक से बच्चे बताया था आपको क्या है अल नीनो। अल नीनो एक गर्म जलधारा है। कैसी है, अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो भारत में जब मौसम, भारत में जब क्लाइमेट आता है, यदि अल नीनो आ जाता है तो भारत वर्षा से वंचित हो जाता है। इसके पीछे याद रखिएगा, भारत में जब भारत में मानसून आते हैं और वर्षा नहीं होता, अल नीनो उनको क्या कर देता है, गर्म धाराओं को समाप्त कर देता है, मानसून को समाप्त कर देता है। तो अल नीनो यदि आएगा तो भारत में क्या होगा, हमारी भारत में जो उत्तरी भारत की ओर वाला एरिया है ये वर्षा से वंचित हो जाता है, क्योंकि जलधारा कैसी है, ये गर्म जलधारा है। देखिए बेटा, गर्म जलधाराएं वाष्पन कराएंगी। पानी को अगर आपको वाष्प में बदलना है तो तापमान बढ़ाओगे, अगर आपको वाष्प को पानी में बदलना है तो तापमान क्या करोगे, कम करोगे। वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। तो जब जल धाराएं आती हैं, गर्म जल धाराएं, तो संघनन नहीं हो पाता, जिससे वर्षा क्या हो जाती है, वंचित हो जाती है। दक्षिणी विषुवत जल धाराएं प्रशांत महासागर में हैं। कैसी हैं ये, गर्म हैं। अल नीनो इंपॉर्टेंट है, अलास्का इंपॉर्टेंट है। अल नीनो अलास्का प्रशांत महासागर में चलती हैं। कैसी धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं। इसके बाद कह रहा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो धारा चलती है कैसी है, प्रशांत महासागर में चलती है। जारा कैसी है, गर्म है। देखिए बेटा, अब तक जितने धाराएं आपने प्रशांत महासागर में देखे सब गर्म हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है ये इंपॉर्टेंट जलधारा है, आपको याद रखना है। क्यूरियल जलधारा प्रशांत महासागर में कैसी है, ठंडी है। ये कैसी है, ठंडी है। बस आपको ये बात याद रखना है, क्यूरियल। बाकी आप आंख मूंद कर लगा कर आइएगा क्या, गर्म जलधाराएं। आगे देखिए, प्रशांत महासागर की और जलधाराएं। कैलिफोर्निया के पास जो धारा चलती है, कैलिफोर्निया, देखिए कैलिफोर्निया की धारा कैसी है। अल नीनो कैसा था, गर्म था। अलास्का कैसा था, गर्म था। अल नीनो कैसा, गर्म। अलास्का कैसा, गर्म है। आगे, कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर में कैसी है, ठंडी है। होमबोल्ट बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा। हेम्बोल्ट की जलधारा, हेम्बोल्ट की जलधारा पेरू में। ये पेरू कहाँ मिलेगा आपको, ये पेरू मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू मिलेगा। पेरू दक्षिण अमेरिका में, बोलिविया दक्षिण अमेरिका में, आपको याद रखना है बोलिविया और पराग्वे दो देश लैंडलॉक हैं। ये पेरू की धारा प्रशांत महासागर में है। कैसी है, ठंडी। फिर से देखिए, अल नीनो कैसा था, गर्म। अलास्का कैसा था, गर्म। अल नीनो अलास्का कैसा था, गर्म। और कैलिफोर्निया और हेम्बोल्ट कैसा है, ठंड है। कैलिफोर्निया और हेम्बोल्ट कैसा है, ठंड है। देखिए, विषुवत रेखा के आसपास जो धाराएं चलेगी वो क्या होंगी, गर्म होंगी। देखिए, उत्तरी विषुवत जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म है। ये एंटिलिज जलधारा अटलांटिक महासागर में कैसा, गर्म। बेटा फिर से इंपॉर्टेंट जलधारा, वेरी इंपॉर्टेंट जलधारा, एग्जाम में बार बार आने वाले जलधाराएं जो एग्जाम में बार बार आती हैं। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में चलती है। कैसी है, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उनको आप रट लीजिएगा, ऐसे रट्टा मार लीजिएगा। रट्टाफिकेशन बहुत जरूरी है एग्जाम को क्वालिफाई करने
करने के लिए। एग्जाम क्वालिफाई करना है, नौकरी लेना है, इसके बाद आपको इनको पलट कर मुंह मत देखना, इनको दुश्मन मानो। दुश्मन है ये तुम्हारे जीवन के, जो घुसे पड़े हुए हैं। उठाओ तलवार की जगह कलम और इन दुश्मनों को निपटाओ, और निपटा कर इनसे बाहर निकलो। जाओ जियो कहीं जिंदगी, कभी गोवा तो कभी बनारस घूमो, और बढ़िया ठीक ठाक नौकरी पा जाओ तो स्विट्जरलैंड, बुडापेस्ट और हुनुलुलु घूमो। चो हाँ हाँ हाँ, चो पाँव पाँव पाँव। अच्छा, बहुत सारे खूबसूरत से स्थान हैं, आप जाओ या इस दुनिया से निकलो। क्या है इसमें? इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है दम, ये पानी है बिल्कुल कम। यहाँ नहीं है जीवन, बाहर निकलो। इनको दुश्मन समझो, निकालो कॉपी, तलवार की जगह पेन और ढाल की जगह कॉपी, और इनको लिख डालो और लिखकर इनको निपटाओ। इनको दुश्मन समझ लो, दुश्मन। जैसे दुश्मन 24 घंटा दिमाग में रहता कि निपटाना है इसको, ऐसे इसको दुश्मन समझ के निपटाओ। देखो आगे, तो अगला आगे जलधाराएं, फ्लोरिडा जलधाराएं, ये है दक्षिणी विश्व जलधाराएं। ब्राजील की जलधारा इंपॉर्टेंट है। ब्राजील की जलधारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसा है ये? गर्म है। ब्राजील की जलधारा, इनमें बेटा आपको एक जलधारा और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सा? इनमें लिब्राडोर की जलधारा कैसी है? ठंडी है। लिब्राडोर की जलधारा कैसी है? ठंडी है। आगे ये जलधाराएं हैं आपके सामने कुछ और जिनको आपको याद रखना है। क्या? फॉकलैंड की जल्दी जलधारा। आपने सुना होगा जब गर्मी में सेंट आता है, इतनी गर्मी में क्या चलेगा? आजकल फॉग चलेगा। वो फॉग जो परफ्यूम आता है वो यही है, फॉग। जब आप लगाते हैं गर्मी में आपको ठंड महसूस होता है। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर में चलती है। कैसी है? ठंडी है। मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर में चलती है। कैसी है? ये बेटा इंपॉर्टेंट जलधारा है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। क्या? अगुलवाचा जलधारा हिंद महासागर में कैसी है? गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म है। वीडियो को रिपीट कीजिएगा, फिर से देखिएगा और फिर से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन पर अपने फिर से आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। तो आपको लगभग जलधाराएं मैंने यहां पर बता दिया। अगली जलधारा देखते हैं। कह रहा है कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन लगता था, पर अब एक ही लगता है। कुत्ते के काटने पर इलाज के लिए टीके की खोज किसने किया था? तो इनका नाम है लुई पेस्चर ने। कौन नाम है इनका? लुई पेस्चर, जिन्होंने कुत्ते पर टीके के लिए, जब कुत्ता काटता है तो टीके के लिए जो टीका की खोज किया था वो थे लुई पेस्चर। आगे कह रहा वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान दीजिएगा बेटा, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया है? तो 1896 में। वंदे मातरम कब गाया गया है? तो 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा। असल में बेटा आपको कांग्रेस के कुछ अधिवेशन बताते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा 1885 में होगा। कहां पर होगा? ये होगा बॉम्बे में। 1885 का जो अधिवेशन होगा ये बॉम्बे में होगा। ये होगा कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होगा। ये पहला अधिवेशन होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? WC बनर्जी होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? WC बनर्जी होंगे। ये पहले आयोजित कहाँ होना था? ये होना था पुणे में, लेकिन फैला था प्लेग की बीमारी, जिसके कारण कहाँ किया गया? बॉम्बे में। कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 38 सदस्य केवल कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। 38 सदस्य कहाँ से आए थे बेटा? महाराष्ट्र से आए थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से 38 सदस्य इसमें शामिल हुए थे, और इसमें केवल 2 वर्ग शामिल हुआ था। कौन कौन? वकील और पत्रकार। इसके बाद का जो अधिवेशन होगा वो 1886 का होगा, और ये होगा कोलकाता में। अध्यक्ष होंगे दादा भाई नौरोजी, और ये होंगे प्रथम पारसी अध्यक्ष। ये होंगे कांग्रेस के क्या?
प्रथम पारसी अध्यक्ष। इसके बाद 1887 में अधिवेशन होगा, ये कहाँ होगा? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन करेंगे? बदरुद्दीन तैयब बजी। और ये होंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये होंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। इसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा ये होगा 1888 में, और ये होगा इलाहाबाद में। ये कहाँ होगा? इलाहाबाद में। रट लीजिए, कहाँ होगा? ये इलाहाबाद में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जॉर्ज यूले होंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जॉर्ज यूले। और ये होंगे प्रथम पारसी, ये होंगे प्रथम यूरोपीय। ये क्या होंगे? ये प्रथम यूरोपीय या प्रथम ईसाई अध्यक्ष होंगे। इनके बाद आपको क्या याद रखना है? 1896 का फिर अधिवेशन होगा, और ये होगा कोलकाता में। ये कहाँ होगा? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष होंगे रहीमतुल्ला होंगे इसके अध्यक्ष। और ये जो रहीमतुल्ला होंगे, इसी अधिवेशन में पहली बार क्या काम करेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या काम करेंगे? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाएंगे। गाया है पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लेकिन लिखा है किसने? इसको लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद आपको एक अधिवेशन याद रखना है 1901 का। ये भी कहाँ होगा? ये भी होगा कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? दिनासा इवाचा इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे दोस्तों? इसके दिनासा इवाचा अध्यक्ष होंगे मित्र। और दिनासा इवाचा क्या काम करेंगे? इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लेंगे। गांधी कांग्रेस के मंच पर जहां पहली बार दिखाई दिए थे महात्मा गांधी, वो था कौन सा? कोलकाता का अधिवेशन। इसके बाद आपको एक अधिवेशन याद रखना है 1905 का। ये 1905 का अधिवेशन कहाँ होगा? ये होगा बनारस में। और अध्यक्ष कौन होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं पर स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। 1907 में क्या होगा? सूरत अधिवेशन। और ये सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? रास बिहारी बोस। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में क्या होगी? विभाजित होगी। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ है। 6 अप्रैल 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या किया गया? स्थापना। ये क्या है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या काम था दोस्तों? तो 15 मार्च 1950 को एक संस्था बनेगी जिसका नाम क्या होगा? योजना आयोग। क्या नाम होगा इसका? योजना आयोग। 15 मार्च केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर? याद रखिएगा, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होगी, जिसके प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। तो पदेन अध्यक्ष जो पीएम रहा होगा, तो प्रथम अध्यक्ष कौन रहे होंगे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका जो प्रथम उपाध्यक्ष आएगा वो आएगा गुलजारी लाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष होंगे। क्या काम होता है योजना आयोग का? पंचवर्षीय योजना
पंचवर्षीय योजना क्या क्या करना, निर्माण करना। ये था योजना आयोग का कार्य। अब योजना आयोग कैसी संस्था थी? तो योजना आयोग केवल सलाहकारी संस्था थी। ये कैसी संस्था थी? ये गैर संवैधानिक संस्थान था। ये कैसा संस्थान था? गैर संवैधानिक संस्थान है योजना आयोग। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं पर अंतिम निर्णय कौन लेता था? एनडीसी। और एनडीसी का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और एनडीसी भी एक संस्था कैसी है? ये भी कैसी है? ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। ये भी कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है एनडीसी। यानी एनडीसी द्वारा क्या किया जाता था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाए गए योजनाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाता था। किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। 1951 में एक संस्था बनी थी बेटा, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट संस्था याद रखना इकोनॉमी से। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में क्या करती है? जो भारत में राष्ट्रीय आय, जो क्या करेगी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। भारत में राष्ट्रीय आय की क्या करती है? गणना करती है। कौन? सीएसओ। तो योजना एनडीसी की स्थापना कब हुआ है? योजना कब? 1952 में। आगे, किसी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए और तुलना करने वाली, किसी कंप्यूटर को जोड़ना और तुलना करने के कार्य को क्या कहलाया जाता है? तो इसके काम को कहलाया जाता है सीपीयू चिप्स। सीपीयू चिप में जोड़ना, तुलना करना और मिलान करने का जो है कोड, मिलान करने का जो इंस्ट्रक्शन है, ये इसी में होता है, सीपीयू चिप में। आगे सर, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो ये बेटा, जो भोपाल गैस त्रासदी है, ठीक से देखिएगा, जो भोपाल गैस त्रासदी है, ये 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। क्या हुआ था? मिथाइल आइसोनाइट मिसाइल, ये तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हो गया था, और जिसके कारण भोपाल में अधिक लोगों की निधन हो गया था। कहा जाता है उसका प्रकोप आज भी भोपाल में क्या करता है? दिखाई देता है। अगला सवाल कह रहा, अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये किनके समकालीन थे? तुलसीदास। ये तुलसीदास थे बेटा अकबर के समकालीन थे। तो अगर हम लोग अकबर के बारे में बात करें तो अकबर के समकालीन थे ये। तो अकबर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अकबर के पहली बार नवरत्नों के बारे में जानें। अकबर ने तुलसीदास को नवरत्नों में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन तुलसीदास शामिल नहीं हुए थे अकबर के नवरत्नों में। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल था? तो एक थे कौन? बीरबल। कौन थे? बीरबल, जिनका नाम क्या था? महेश दास, जिनका नाम क्या था? महेश दास। इनका मूल नाम था, एक थे तानसेन, और इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ये थे रामतनु पांडे। इनके अलावा कौन था? तो एक थे अबुल फजल, एक थे अब्दुल रहीम खाना। इनके अलावा एक व्यक्ति थे फैजी, जो अनुवाद विभाग के प्रमुख थे। इनके अलावा एक व्यक्ति थे डोडरमल के बाद कुछ लोग और थे। डोडरमल के अलावा एक व्यक्ति थे कौन? डोडरमल के अलावा आपको याद रखना है बेटा, एक व्यक्ति थे हकीम हुकाम। एक थे मुल्ला
दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। इनको खाने में दो प्याज बहुत पसंद था, तो इनको कहा जाता था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। तो बीरबल थे, तानसेन थे, अबू फजल थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, फैजी थे, हकीम हुकूम थे, और कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना थे, और थे अब्दुल रहीम खाने खाना, और कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके अलावा बेटा, इनके अलावा एक व्यक्ति थे, इनके अलावा बच्चे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मान सिंह, जो दोझा के क्या थे? भतीजे थे। तो इनके अलावा एक व्यक्ति कौन थे? मान सिंह थे। ये मान सिंह थे। कौन से? मान सिंह। ठीक है। मान सिंह जोधा किनकी बेटी थी? अकबर के बारे में थोड़ा सा कुछ और जान लीजिए। क्या काम जानना है आपको कि 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो अकबर के जन्म के बारे में, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ पर? राजा वीर साल के महल में हुआ था। इनके मम्मी का नाम हमीदा बानो बेगम और इनके पापा का नाम जान ही रहे हैं आप लोग, हुमायूं था। अकबर का पालन पोषण यहीं पर एक औरत ने किया था जिनका नाम क्या था? महामनघा था। जिनका नाम क्या था? महामनघा था। अकबर क्या काम करेंगे? 1545 में पहली बार अपने माता पिता से मिलेंगे, पहली बार अपने माता पिता से मिलेंगे। अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध होगा 1555 में मच्छी वाड़ा का युद्ध, जो हुमायूं लड़ेंगे। जब हुमायूं दोबारा आक्रमण करेंगे इतिहास में तो हम लोग पढ़ेंगे अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। और इसी मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद अकबर को हुमायूं क्या काम करेंगे? अकबर को हुमायूं पंजाब का सूबेदार नियुक्त करेंगे, पंजाब का गवर्नर नियुक्त करेंगे। फिर क्या काम होगा? 27 जनवरी 1556 को दीन पलाह के लाइब्रेरी से हुमायूं गिरकर मर जाएंगे। और फिर 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर एक स्थान है कालानौर, गुरदास के कालानौर में अबुल कासिम ये क्या काम करेंगे? ये अकबर का कराएंगे राज्य अभिषेक। अकबर का राज अभिषेक यही कराएंगे। कौन? और यही के बाद, इसी के बाद 1556 में होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। और इस पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? बैरम खान। कौन? बैरम खान। और इधर होगा क्या? अफगान। और अफगान के सेना का नेतृत्व कौन करेगा? हेमू। इन्हें हेमू एक बनिया थे गुजरात के इतिहास में। हम लोग हेमू के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि यहाँ पर डाटा ज़्यादा हो जाएगा। हेमू, तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। और बैरम खां क्या काम करेंगे? अपने कुशल नेतृत्व से हेमू को पराजित कर देंगे। और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेंगे? अकबर बैठेंगे। अकबर इसके बाद 1562 में अकबर के जीवन का प्रथम अभियान होगा ग्वालियर का अभियान। ये अकबर के जीवन का प्रथम अभियान था, ग्वालियर का अभियान। 1560 में एक युद्ध हो जाएगा, तिलवाड़ा का युद्ध। और ये तिलवाड़ा का युद्ध कौन लड़ेगा? ये लड़ेंगे बैरम खान और कौन बीच? अकबर के बीच। और इसी युद्ध में अकबर बैरम खान को पराजित कर देगा। और इसी युद्ध के बाद बैरम खान को 3 ऑप्शन देगा अकबर। 3 ऑप्शन देंगे अकबर। क्या काम कहेंगे? या तो किसी दूर सूबे में सूबेदार बन जाएं, या तो क्या काम करें? हज यात्रा पे चले जाएं, या तो क्या करें? हज यात्रा पे चले जाएं। बैरम खां हज यात्रा का विकल्प चुनेंगे। और बैरम खां जब जाएंगे हज यात्रा पर, गुजरात के समीप इनके एक आदमी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। इसी के बाद 1560 से 1562 तक चलेगा हरम दल का शासन, जो क्या कहलाता है? शासन जो कहलाता है पेटीकोट का शासन या हरम दल का शासन कहलाता है। इसमें अकबर क्या होंगे? हरम दल में चले जाएंगे। उसके बाद 1562 में जयपुर में आक्रमण करेंगे। किसके यहाँ? राजा
राजा भारमल के यहाँ आक्रमण करेंगे और यही राजा भारमल के यहाँ पर एक लड़की दिख जाएगी उनको, राजा भारमल की बेटी दिख जाएंगी। कौन सा? हरक्खा बाई। और जैसे देखेंगे अकबर फिर गाना गाएंगे, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार, बलिए हो रब्बा मैनू प्यार हो गया। अकबर बास ठाकुर तो गए, यहीं से गए। जैसे अकबर जोधा से विवाह करेंगे, मान सिंह दहेज में चले आएंगे और क्या काम होगा? 1562 में अकबर सबसे पहले क्या करेंगे? दास प्रथा का अंत करेंगे। 1563 में तीर्थ यात्रा, 1563 में तीर्थ यात्रा पे कर समाप्त कर देंगे। तीर्थ यात्रा कर क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तीर्थ यात्रा पे कर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद तीर्थ यात्रा पे जब कर समाप्त करेंगे 1564 में क्या काम करेंगे? जजिया समाप्त कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जजिया लगाया सबसे पहले किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया समाप्त किसने किया? अकबर ने। पुनः कौन लगाएगा? औरंगजेब। पुनः जजिया कर लगाने वाला शासक कौन होगा? औरंगजेब होगा। 1571 में क्या करेंगे? फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करेंगे। 1575 में फतेहपुर सीकरी शहर में इबादत खाने की स्थापना करेंगे अकबर। इसके बाद 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश दिया जाएगा, सभी धर्मों को प्रवेश दे देंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे? तो इसके बाद अकबर क्या काम करेंगे? 1559 में अकबर करेंगे मजहर की घोषणा। 1559 में नहीं, 1579 में क्या करेंगे? मजहर की घोषणा। इसके बाद 1582 में दिन्ने इलाही धर्म की क्या करेंगे? शुरुआत। और 1583 में क्या करेंगे? इलाही संवत की शुरुआत। दिन्ने इलाही धर्म को मानने वाला मात्र एक व्यक्ति बीरबल थे। एक व्यक्ति कौन थे? बीरबल थे। और कुछ जाना है अकबर के बारे में तो और बाद में बातें किया जाएगा पेपर के बाद। चलिए तो देखिए अकबर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कह रहा है तो सही जवाब क्या होगा? अकबर किसके पुत्र? हुमायूं के बेटा। हुमायूं के अकबर के पुत्र के बाद कौन आएगा? जहांगीर के बाद कौन आएंगे? शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन होगा? दारा शिकोह, जिनके 14 पुत्र थे शाहजहां के। उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो दारा शिकोह था, जिसे कहा जाता है लघु अकबर। दारा शिकोह को ही कहा जाता है लघु अकबर। दारा शिकोह ही क्या है? लघु अकबर हैं। इन्हीं के साथ बच्चा औरंगजेब युद्ध करेगा और दारा शिकोह को मार देगा और औरंगजेब उत्तराधिकारी बन जाएगा। आगे सुनिए, कह रहा अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। अपने प्राकृतिक क्षेत्र में, उसके ही क्षेत्र में बेटा, नेशनल पार्क में जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पर मानव गतिविधियाँ और चारागाह दोनों प्रतिबंधित होता है। लेकिन नेशनल बायो रिजर्व्स में उनके ही आवास में जाकर जीवों को संरक्षित नहीं किया जाता, लेकिन बायो रिजर्व्स में उनके ही स्थान पर, जीवों के स्थान पर जाकर, उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें संरक्षित करना क्या कहलाता है? बायोस रिजर्व्स कहलाता है। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थलों में एक पक्षी पाई जाती है शुतुरमुर्ग, जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मानी जाती है। कहाँ पर? सहारा मरुस्थलों में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? ये भी है कहाँ पर? ये भी है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे सवाल कह रहा भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो ये है बेटा परमवीर चक्र। अर्जुन चक्र कहाँ दिया जाता है? ये खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन चक्र। ये कौन सा है? महावीर चक्र क्या है? महावीर चक्र क्या है? तो
युद्ध में वीरगति को, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे योद्धा, ऐसे सिपाही जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनको महावीर चक्र दिया जाता है। महावीर कौन थे? ये थे जैन धर्म के 24वें तीर्थयात्री थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थयात्री थे। याद कर लीजिए, 24वें तीर्थयात्री। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? ये भारत रत्न है। तो कह रहा है वीरता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। खिलाड़ी में कौन सा? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खिलाड़ियों से। महावीर चक्र किससे संबंधित है? जब युद्ध भूमि में कोई सैनिक शहीद होता है तो उसे दिया जाता महावीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न है। आगे अगला सवाल है, कह रहा राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय की अगर परिभाषा जाने बेटा, तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या है ये? किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य का कुल योग क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। अगर आप राष्ट्रीय आय को कभी समझेंगे उसकी परिभाषा, तो जीडीपी बराबर होता है C+I+G। और जब जीडीपी निकाल लिया जाता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जब निकाल लिया, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जब निकाल लिया जाता है, तब जीएनपी आता है। और जीएनपी निकाला जाता है, जीडीपी माइनस एक्स प्लस यम निकाला जाता है। यक्स क्या होता है? ये होता है भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ये कहलाता है एक्स। यानी जब जीडीपी में विदेशियों का आय माइनस कर दे, यम क्या होता है? भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, तब ये कहलाता है जीएनपी। इसके बाद आपको निकालना है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। बेटा पहले निकाला जाता था इससे फैक्टर कास्ट पर, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, कब से? सन 2014 से, तब से निकाला जा रहा है मार्केट प्राइस पर। और पहले राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष था वो था सन 2004-5, लेकिन इसे मोदी जी ने बदल दिया है, सन 2000 कर दिया है 11-12। तो अब राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष क्या हो गया है? सन 2011 और 12। चलिए सवाल, क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आय क्या होता है? बाजार की कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। बाजार की कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार की कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है क्या? राष्ट्रीय आय। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। आपके जीडी में 20 क्वेश्चन, हर एरिया को मैं टच कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कोई एरिया छूट रहा है, आप कमेंट करके बताएं। देखिए मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, आप मेरे लिए कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कीजिए। देखिए, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो ये करती है किसका? प्रयोजित अधिकारी का। प्रयोजित अधिकारी का। अगर मित्रों, दोस्तों, बच्चों, जो आपको सही लगे इनमें से कोई शब्द एडॉप्ट कर लीजिए। अगर आप स्थानीय सरकार की बात करें तो स्थानीय सरकार के तहत 73वां
73वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। इसके तहत भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें क्या है, जिसमें है क्या, ग्राम पंचायत, जिसमें क्या है, ग्राम पंचायत है। इसके बाद क्या जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या जोड़ा गया, नगर पालिका। इसके तहत क्या जोड़ा गया, नगर पालिका। और ये दोनों संविधान संशोधन हुआ था कब, 1992 में। लेकिन ये लागू कब हुआ है, ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। इसीलिए मनाया जाता है 24 अप्रैल को क्या, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। एक भाग आपको और याद रखना है, 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन ये हुआ सन 2011 में और ये लागू हुआ है सन 2012 में। इसके तहत क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियां। क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियां जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियां जोड़ा गया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फिर से देख लीजिए, क्या 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। लागू कब हुआ, 1993 में हुआ। इसके तहत कौन से दो भाग जोड़े गए, 73वां के तहत भाग 9 और 74वां के तहत भाग 9 का। इसमें क्या है, इसमें है ग्राम पंचायत और इसमें क्या है, नगर पालिका। इसमें क्या है, नगर पालिका। और 97वां संविधान संशोधन सन 2011 के तहत क्या जोड़ा गया है, भाग 9 के खा, जिसमें क्या है, सहकारी समितियां। ध्यान दीजिएगा, ग्राम जो पंचायत है भारत में, ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम स्तर पर क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या कहलाता है, ये ग्राम पंचायत। ये क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। खंड या ब्लॉक स्तर पर कहलाता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या कहलाता है, तो जिला परिषद कहलाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद कहलाता है। जिला स्तर पर क्या होता है, ये जिला परिषद होता है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ मिलेगा, सारी बातें आपको अनुच्छेद 243 में। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 ABCD ZPQR। ठीक, तो अभी आपको याद रखना है भाग 9 के काम में, भाग 9 में क्या है, स्थानीय सरकार है। नगर पालिका भी त्रिस्तरीय है। क्या है, एक है नगर पंचायत, एक है नगर निगम और एक क्या है, नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। तो नगर पालिका भी 3 स्तरीय है। ध्यान दीजिएगा, भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुआ था, राजस्थान के नागौर में। अगला सवाल कह रहा, रोहिणी ये क्या है, ये जीवाणु है, डिप्थोथेरिया। ये जीवाणु है, गले में निकलता है, डिप्थोरी नामक एक जीवाणु है जो क्या करता है, गला घोटू। ये किस में होता है, 2 से 11 वर्ष के बच्चों में बीमारियां अधिक देखी जाती हैं। 2 से 11 वर्ष के बच्चों में ये बीमारी अधिक देखी जाती है। कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली महिला कौन है, ये हैं सीधे इंदु मल्होत्रा। बहुत ज़्यादा ये चर्चा में थी इंदु मल्होत्रा। ये उत्तराखंड में अधिवक्ता थी और अधिवक्ता से सीधे जज बनी है इंदु मल्होत्रा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 124 ये किसका गठन का बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन का बात करता है। और अनुच्छेद 214 किसकी बात करता है, हाई कोर्ट के गठन की क्या करता है, बात करता है। आगे कह रहा है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को कितना हिस्सा स्थानीय निकायों से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, 1/3 हिस्सा और 1/6 हिस्सा ये क्या करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 हिस्सा विश्वविद्यालय में जो यूजी के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं।
चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को कहते क्या हैं? एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे सवाल कह रहा लैक्टोज किसके मापन की इकाई है? दाब, सिरका, दूध। लैक्टोज, लैक्टोज बेटा, लैक्टोज किस में प्रयोग होता है? दूध में। लैक्टोज दूध में प्रयोग होने वाला है। आगे कह रहा पास्कल, पास्कल बेटा दाब की यसाई मात्रक होता है, दाब की यसाई मात्रक होता है कौन सा? पास्कल। प्रेशर यानी प्रेशर या दाब की यसाई मात्रक होता है पास्कल। वह धातु जो विटामिन बी क्या घटक है? कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट विटामिन बी का घटक होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक होता है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी कहाँ की? ये श्रीलंका की थी, सिरबोका, 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 सिकोंडरा इनका नाम था, सिरबोका, सिरबोका इनका नाम था। ये कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। ये था आज का 20 क्वेश्चन, ये था आज का 20 क्वेश्चन। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताइएगा। अब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल या आप पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, आपको बताना है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार प्राप्त हैं? इनका उत्तर आपको देना है। संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार प्राप्त हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जीडी की सीरीज चल रही है, पर डे आपको जीडी की सीरीज आपको मिल रही है। 9 साढ़े 9 बजे तक आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक, बस आपसे फिर से निवेदन है, लास्ट निवेदन है कि आपको जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप मेरे लिए इतना कीजिए, क्लास को जितना मैक्सिमम हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। अगर कोई कमी है आप उसको सुझाव दीजिए, उस पर अमल करेंगे। सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में है, आप बताइएगा। पढ़ लीजिए, पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे लीजिए, जीवन में आपके काम आएगा। नौकरी बहुत ज़रूरी है, जीवन सरवाइव करने के लिए रोज़गार बहुत ज़रूरी है, संघर्ष तो करना ही है, लड़ना तो है, चाहे आज लड़ लें चाहे 2-4 बार लड़ लें। लड़कों को तो बैल बनना है, गाड़ी खींचना ही खींचना है। आज नहीं कल आप गाड़ी खींचेंगे अपने परिवार का। तो अभी जो मिला हुआ है काम उसको पूरे मन से कर लीजिए। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेट के साथ।